अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो बेसिकली कल जो हमने एडिटोरियल किया था बजट 2022-23 उसी की कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि ये आज के एडिटोरियल को उन्वान है आफ्टर द बजट कि भाई अब बजट के बाद क्या है। ऐलान तो कल हो गया, ठीक है, और वो काफ़ी जो है मतलब एक्सपेक्टेड था, उसमें इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमें पता था कि भाई IMF को खुश करने के लिए है ना हमने कंडीशंस मानना होंगी और काफ़ी है ना वो इन्फ्लेशनरी बजट होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इसमें बेसिकली इसमें ना दो तीन फिगर्स पे है वो तनकीद की गई है। जिस तरह कल भी हमने बताया था कि जी आमतौर पे रिवायती तौर पे बजट की तकरीर ऐसे होती है, इसमें फैक्ट्स फिगर्स बताए जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये है ना नंबर्स के ज़रिए है अपनी बात साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल की स्पीच में ऐसा कुछ नहीं था, और जो थोड़े बहुत जो थे डेटा उसको भी इसमें यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया गया और इस तरह कहा गया कि भाई वो बड़े अनरियलिस्टिक फिगर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें दो तीन चीज़ें हम देख लेते हैं, बाद में डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें वो कह रहे थे कि जी एक तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी इकॉनमी है ना वो ग्रो करेगी 5% से, इस पे एतराज़ उठाया है। फिर दूसरा इनका था कि जी हमारी इन्फ्लेशन है वो 11.5% तक होगी, तो इस पे भी इन्होंने कहा है कि भी जब आप हर चीज़ से सब्सिडी वगैरह उठा लोगे तो किस तरह आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जी आप जो आपकी इन्फ्लेशन होगी वो 11.5% तक ही होगी, ठीक है। मेन दो चीज़ें इस पे बहुत ज़्यादा इस पे इन्होंने एतराज़ उठाया। और तीसरी वो चीज़ थी कि वो इन्होंने कहा था कि जी ये कहते कि हम जो प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है 0.2% GDP का, ठीक है, उन्होंने कहा वहाँ तक हम ले जाएंगे। और अभी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट डेफिसिट है 0.7% का। और ये तीनों चीज़ों के बारे में कह रहे हैं ऑल्सो अपीयर्स अनरियलिस्टिक है। बड़ी चीज़ अनरियलिस्टिक है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से आप जो हो इसके IMF के कहने पे हर चीज़ें कर रहे हो। और दूसरी बात ये इन्होंने ये कही है कि भाई अभी इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे हमें मज़ीद इसमें इजाफा प्राइसेस में देखने को मतलब मिलेगा लाजमी, ठीक है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बजट आ गया तो बस यही महंगाई है, आगे कुछ नहीं होगा। और उसमें वजह बता रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में जब ज़ाहिर है कीमतों वगैरह में रद्द-बदल होगा तो यहाँ पे भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से तनकीद कह रहे हैं कि जी ये फैक्ट्स फिगर्स जो हैं जो तखमीना लगाया वो ठीक नहीं है। इसको हम डिटेल में देखते हैं और फिर आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें फॉर्म कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा है, या ये जो हुकूमत ने कहा है कि आदत शुमार ग्रोथ के हवाले से और ख़ास तौर पे है वो हमारे पास इन्फ्लेशन के हवाले से, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको डिटेल से चेक करते हैं। करेक्ट जी। Finance Minister Mifta Ismail says the inflationary budget for fiscal year 23 focuses on two things. नंबर वन क्या है, फिजिकल कंसोलिडेशन, और ये क्यों है, टू सेव द इकॉनमी। और दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन ऑफ अनप्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशंस अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द ऑस्टेरिटी पॉलिसीज बीइंग एग्जीक्यूटेड फॉर रिवाइविंग द IMF फंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल है सेज कहते हैं कि ये इन्फ्लेशनरी बजट है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इन्फ्लेशनरी बजट था, क्योंकि ज़ाहिर इस पर आगे महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा आएगी। और उसमें उन्होंने कहा ये बजट है ये फोकस करता है किस चीज़ पे, दो चीज़ों पे। एक तो फिजिकल कंसोलिडेशन है। फिजिकल कंसोलिडेशन होती है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन हमारे पास होती है ऐसी पॉलिसीज़ जिनका मकसद हो कि गवर्नमेंट डेफिसिट और डेट एक्यूमुलेशन को कम किया जाए, ठीक है। और ये कैसे दिए जाते हैं, दीज डिटेल मेजर्स आर गिवन एज अ % ऑफ नॉमिनल GDP, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है कि ऐसी पॉलिसीज़ जिनका मकसद हो गवर्नमेंट डेफिसिट और डेट एक्यूमुलेशन को कम करना। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी दो मकासद हैं। पहला है फिजिकल कंसोलिडेशन, ताकि जो है वो सेव किया जा सके, बचाया जा सके इकॉनमी को, मईशत को। और दूसरा मकसद क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अनप्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। अनप्रिविलेज्ड क्या होते हैं, वो लोग जो महरूम तबका आप कह लें, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने कहा जी इनकी हिफाजत जो अनप्रिविलेज्ड और वल्नरेबल पॉपुलेशन क्या होगा जिसको बहुत ज़्यादा खतरा है। किस चीज़ से खतरा है, अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़, के जो बुरे इसके असरात आएंगे, नुकसानदेह असरात होंगे ऑस्टेरिटी पॉलिसी। ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ क्या होते हैं कि जी एक मिनट इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ होती हैं हमारे पास, अब इसको इस तरह कह लेना, ऐसे मेजर्स की जाती हैं कि जी सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें क्या है टैक्स को इंक्रीज़ किया जाता है और स्पेंडिंग पे कट लगाया जाता है। कि जिस तरह आजकल भी वो बात हो रही है कि जी जो सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल वगैरह मिलता है उसमें कमी की जाए, और वो क्या होंगे, वो एग्जांपल होगी हमारे पास ऑस्टेरिटी मेजर्स की
कि किस तरीके से आप जो है ना वो अपनी स्पेंडिंग को कट लगा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, एक तो ये हमने देख लिया फिस्कल कंसोलिडेशन इसका मकसद था, दूसरा इसका था हिफाजत करना अनप्रिविलेज्ड और वल्नरेबल पॉपुलेशन की, कि जो नुकसानदेह असरात हैं इसके ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ के जो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, किस लिए, फॉर रिवाइविंग द IMF फंडिंग प्रोग्राम, उसके बहाल किया जाए IMF फंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो मकासद हैं मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जिसकी वजह से हम ये जो बजट है वो दो चीज़ों पे फोकस कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं कि जी स्पीकिंग एट द पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस yesterday he recounted the measures proposed in the budget for stabilizing the economy and shielding poor to middle income segments from the consistently rising inflation caused by surging fuel prices। अच्छा, उनका बात करते हुए ये पोस्ट बजट न्यूज़, ये बजट के बाद जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी येस्टरडे कल, उसमें उसने क्या कहा, ही रिकाउंटेड द मेजर्स प्रपोज, ने वो सारे इकदाम हैं ना उनको बताया एक एक करके जो प्रपोज किए गए हैं बजट में, ताकि स्टेबलाइज किया जा सके, इस्तेकाम लाया जा सके मीशत में, और एंड शील्डिंग पुअर टू मिडिल इनकम सेगमेंट्स, और शील्ड करना होता है बचाना। ठीक है, तो बचाया जा सके पुअर टू मिडिल इनकम सेगमेंट यानी निचला तबका जो आया है उन्हें बचाया जा सके, किस चीज़ से, फ्रॉम द कंसिस्टेंटली राइजिंग इन्फ्लेशन, वो जो लगातार बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है उससे, और वो किस वजह से हुई है, कॉज्ड बाय सर्जिंग फ्यूल प्राइसेस, जो बढ़ी हैं फ्यूल प्राइस उसकी वजह से जो लगातार बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, उन्होंने कहा उससे जो है ना पुअर टू मिडिल इनकम सेगमेंट को बचाया जाए। ठीक है, अच्छा Indeed, the budget is a mix of austerity but inflationary measures necessary to meet IMF conditions for the restoration of its suspended funding to support the country's deteriorating balance of payments position and tax relief and goodies for almost everyone, students, civil servants, filmmakers, farmers, industry, etc. उनका यकीनन ये बजट है वो मिक्स है ऑस्टेरिटी और लेकिन क्या है इन्फ्लेशनरी मेजर्स का। ठीक है, उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल थी और ये ज़रूरी था ताकि पूरी की जा सके, मीट की जा सके IMF कंडीशंस, किस लिए, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इट्स सस्पेंडिंग फंडिंग, वो जो हमारा बहाली है हम उस फंडिंग की जो अभी सस्पेंडेड है, मुअत्तल है, और इससे क्या होगा, टू सपोर्ट द कंट्रीज डिटेरियोरेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, और ये मदद करेगा हमारे मुल्क की ख़राब होती जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है उसको, एंड टैक्स रिलीफ एंड गुडीज़ फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन, और टैक्स रिलीफ मिलेगा किसके लिए, ऑलमोस्ट एवरी वन, हर किसी के लिए। उसमें कौन कौन शामिल है, स्टूडेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, और ठीक है फिल्म मेकर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, और इसमें और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी इस बजट में और ये क्या कोशिश की गई है, इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू रेज टैक्स रेवेन्यूज मोस्टली थ्रू डायरेक्टली टैक्सिंग एफ्लुएंट पर्सन्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ द रिच। पहले मीनिंग देख लेते हैं। एफ्लुएंट होता है अमीर लोग, आप इसको कह लेना एफ्लुएंट पर्सन्स, वो लोग जो उम्र क्या बोलते हैं उसे, अमीर आप तबका कह लें। ठीक है, एंड लैंड होल्डिंग्स क्या होती है कि ऐसी चीज़ जो आप क्या है उसको ओन कर रहे हो आपके। ठीक है, ये ज़मीनें वगैरह ये होती हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा, उन्होंने कहा ये कोशिश कर रहा है कि बजट उसमें क्या है, बजट के ज़रिए क्या कोशिश की गई है कि रेज़ किया जा सके, इजाफा किया जा सके टैक्स रेवेन्यू में, ख़ास तौर पे है ना वो डायरेक्टली टैक्स लगाए जाएँ एफ्लुएंट पर्सनस को, अमीर लोगों को, एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ द रिच, और जो लैंड होल्डिंग्स हैं, ये ज़मीनें हैं अमीरों की, उन पे है टैक्स लगाया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात कह रहे हैं कि जी डायरेक्टली टैक्सिंग एफ्लुएंट पर्सनस। ठीक है, तो जिस तरह मतलब इसमें इनकम पे इन्होंने किया था कि भाई आपकी जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी आपका क्या है, आपको उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या है, डायरेक्ट टैक्सिंग है कि जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको टैक्स देना पड़ रहा है, बजाय इसके इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है कि आप अमीर हो गरीब हो आप एक जितना टैक्स दे रहे हो। ठीक है, आप बाज़ार गए हो, जाके आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, कोई केचप की बोतल खरीदी है, कोई चीज़ खरीदी है, उस पर क्या है टैक्स लगा हुआ है। अब बेशक आप 2 लाख रुपये महीना आपकी तनख्वाह है, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये, आप क्या है इतना एक जितना ही टैक्स देते हो, तो वो क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका उन्होंने कहा है हम इस बजट के ज़रिए क्या कोशिश की गई है कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन करें किन की, एफ्लुएंट पर्सनस के, अमीर लोगों की, और उन लोगों की जिनके पास लैंड होल्डिंग्स हैं, ज़मीनें हैं, जो अमीर लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस डायरेक्ट टैक्सेशन के वजह से बात की गई है। अच्छा, अब कह रहे हैं in reconciling IMF mandated policies with populist measures, the government has however set some difficult macro targets for itself। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि जी जो भी इन्होंने फिगर्स वगैरह दिए उसको इन्होंने तनकीद की है कि भाई ये किस तरीके से आप कह रहे हो कि ये अनरियलिस्टिक है ही नहीं, ये हकीकी है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि जी इतना जो है वो हम
अचीव करेंगे, ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेशन 11% तक होगी, ग्रोथ 5% होगी, तो उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। अब इसको किस तरह साबित करें? उन्होंने कहा ये रिकनसाइल इन्होंने किया है IMF मैनेजर पॉलिसी को पॉपुलस मेजर्स के साथ, और उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने बड़े अपने लिए बड़े अहदाफ जो रखे हैं, मैक्रो टारगेट्स, वो क्या हैं, बड़े डिफ़िकल्ट हैं, बड़े मुश्किल हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जो बजट है वो प्लान्स टू ग्रो द इकॉनमी बाय 5% एंड होल्ड डाउन एनुअल एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन टू 11.5%। उन्होंने कहा जो बजट है वो क्या उसमें कोशिश की गई है कि इकॉनमी है वो ग्रो करे 5% से, और एनुअल एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कहाँ तक रहे, 11.5%। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारे पास होती है, ये मैयर होती है टोटल इन्फ्लेशन का विद इन एन इकॉनमी, और इसमें वो कमोडिटीज़ भी शामिल हैं, जैसे हमारे पास फूड, किधर गया, फूड और एनर्जी प्राइसेस शामिल हैं, ऑयल और गैस एग्जांपल ले लें। और इसमें क्या है, बड़े ये वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हमारे पास बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो इन्होंने कहा ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना, उसको हम 11.5% पे रखेंगे। हाउ, किस तरह? Independent estimates project the growth rate to fall to 3% to 4% from this year's nearly 6% and inflation to shoot up to 20% from 11.7% on the back of projected reduction in energy subsidies and tax recoveries. उन्होंने कहा जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं ना, वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो तखमीना लगा रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है ना वो कहाँ तक आएगा, 3% तक गिर जाएगा, 3% टू 4%, ठीक है। तो और कह रहे हैं कि जी ये 5% नहीं होगा जैसे गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, फ्रॉम दिस ईयर्स नियरली 6%। और हमारा ये कब था, जब ये इमरान खान छोड़ के गया तो हमारा ग्रोथ रेट कहाँ पे था, 6% पे था, ठीक है। और उन्हें कहा जी इन्फ्लेशन टू शूट अप टू 20% फ्रॉम 11.7% ऑन द बैक ऑफ प्रोजेक्टेड रिडक्शन इन एनर्जी सब्सिडीज एंड टैक्स रिकवरीज। और उन्हें कहा जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, शूट अप कर जाएगी, बढ़ जाएगी 20% तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तकरीबन डबल का फ़र्क आ रहा है। जो इंडिपेंडेंट इनके एस्टिमेट्स हैं, जो तखमीना लगाया गया ना, कि गवर्नमेंट तो कह रही है 11.5% होगी हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये बढ़ जाएगी 20% से, कहाँ से, 11.7% से। और किस वजह से? ये प्रोजेक्टेड रिडक्शन है हमारी, जो कमी है एनर्जी सब्सिडीज़ में और टैक्स रिकवरीज़ में, इस वजह से दो चीज़ें आप देख लें कितना फ़र्क है। वो कह रहे हैं जी 5% ग्रोथ पे आएंगे, तो ये कह रहे हैं नहीं जी ये 3% टू 4% जाएंगे। और फिर दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन 11.5% होगी, उन्होंने कहा नहीं भाई ये जो है ना ये शूट अप कर जाएगी 20% पे, ठीक है। अच्छा, likewise its revenue collection and expenditure plan about aiming to produce a primary balance surplus of 0.2% of GDP from the present deficit of 0.7% also appears unrealistic. Likewise, इसी तरह उन्होंने कहा ये इनका रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर प्लान है, और इसका मकसद ये है कि जी हम प्राइमरी बैलेंस सरप्लस हासिल कर लेंगे 0.2% का ऑफ जीडीपी का 0.2% सरप्लस हासिल कर लेंगे। जो अभी मौजूदा हमारा डेफिसिट है 0.7% का, वो भी क्या है, अनरियलिस्टिक दिखाई देता है, इतना हमें मतलब हकीकी दिखाई नहीं देता जिसे हम अचीव कर लेंगे। अच्छा, प्राइमरी बैलेंस क्या होता है, ये हमने कल भी किया था। प्राइमरी बैलेंस होता है कि इसमें ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसिस रखा जाता है कि जी फिस्कल बैलेंस इज एडजस्टेड फॉर नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पब्लिक डेट, ठीक है, और एज इट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू ऑनर इट्स इमीडिएट ऑब्लिगेशंस विदाउट ऑब्टेनिंग एडिशनल लोन्स। बेसिकली ये चीज़ जो है ना, प्राइमरी बैलेंस ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि क्या वाकई गवर्नमेंट में एबिलिटी है, इतनी ताकत है, इतनी अहलियत है कि वो अपनी इमीडिएट ऑब्लिगेशंस को ऑनर कर सके, मतलब डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा बगैर एडिशनल लोन लिए। ये ना हो कि आप एडिशनल लोन लेके अपनी ऑब्लिगेशंस उनको पूरा करो। तो उन्होंने कहा कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बगैर कर्जा लिए है ना वो अपनी ऑब्लिगेशंस को ऑनर कर सके। तो ये हमारे पास प्राइमरी बैलेंस में आते हैं। तो तीन चीज़ें जो है ना, एक इन्फ्लेशन, एक ग्रोथ और तीसरा प्राइमरी बैलेंस, इन तीनों चीज़ों के फिगर्स दिए हैं। तो एडिटोरियल जो है ना इससे एग्री नहीं कर रहा, ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी Mr. Ismail's reluctance to address questions regarding the surprising exclusion of expected IMF flows in budget estimates strengthens the impression that a global lender must have its reservations with the projected macro numbers in the budget. अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें ये है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई अब ये फिक्स नहीं हो गया, एक साल तक ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें मज़ीद इन्होंने कहा कि जी हमें क्या है, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं महंगाई के हवाले से, कि अभी तो देखें पहले ही 30-30 रुपये करके 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा था, तो अब ये भी हो सकता है कि महीने 2 महीने बाद हमें और इजाफा देखने को मिलो, देखते हुए ख़ास तौर पे आलमी मार्केट में प्राइसेस में क्या रद्दबदल होता है। उन्होंने कहा मिस्टर इस्माइल की रिलक्टेंस होता है जब आप कोई काम ना करना चाह रहे हो, कि उसमें उसने एड्रेस नहीं किया उन सवालों को कि जो सरप्राइजिंग एक्लूजन थी कि जी IMF फ्लोज़ हैं बजट में, एस्टिमेट्स वो इस बात की स्ट्रेंथन करती है, इस बात को ज़्यादा आपको क्या है, आपको ये चीज़ बताती है, इस इम्प्रेशन को, इस आपको मतलब ये इम्प्रेशन मिला था कि भाई
सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, मज़ीद हमें इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि कह रहे हैं जी दैट द ग्लोबल लेंडर मस्ट हैव इट्स रिजर्वेशंस होते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के। ग्लोबल लेंडर को ज़रूर क्या है तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि जो प्रोजेक्टेड हमने मैक्रो नंबर्स दिए हैं बजट में, ठीक है, और इवन दैट इज़ नॉट द केस। तो उन्होंने कहा अगर ये भी नहीं है तो ये फेलियर है, नाकामी है कि आप कलेक्ट कर सको जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं पहले कुछ महीनों में, फॉर वन रीज़न और अदर, किसी भी वजह से अगर नहीं आप कलेक्ट कर पाते, मे लैंड पाकिस्तान इन ट्रबल, तो वो क्या है पाकिस्तान को मुश्किल में ले जाएगा विद अ फंड वंस अगेन कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो एक मतलब फिर क्या है वो डिमांड करेगा मज़ीद फिस्कल मेजर्स मिड ईयर और अर्लियर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर उस टाइम पे जाके या उससे भी पहले है ना वो कहे कि जी आप इस शॉर्टफॉल को कवर करो, ठीक है। और साथ क्या कह रहे हैं, और साथ कह रहे हैं कि जी द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस अपीयर्स हाई गिवन दैट द बजट assumes that international oil and commodity prices will drop in the coming months and the political challenge thrown by Imran Khan's PTI to the ruling coalition will fizzle out soon। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस एडिटोरियल की, वो कह रहे हैं कि जी ये पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि IMF इंगतवा फिर जो है हमें कहे कि जी आप इसमें चेंजेस लाएँ, अपने जो शॉर्ट फॉलोअर्स को पूरा करने के लिए मज़ीद आप जो है ना सब्सिडीज़ में कमी लाएँ, कि उन्होंने कहा ये इम्कान है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो बजट है वो एज्यूम करता है कि इंटरनेशनल ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस है ना वो क्या है गिरेंगी आने वाले महीनों में, ठीक है। अगर आप देखें जी अगर सियासी हालात इस तरह होते हैं और ये नहीं बढ़ती, और जो पॉलिटिकल चैलेंज है जो दिया गया इमरान खान के PTI की जानिब से रूलिंग कोalition को, और उसमें ऐसा इन्होंने कहा है कि वो जी वो फिजल आउट हो जाएगा, वो बिल्कुल उसमें क्या है इसकी इस तरह आप कह लें कि जी मान पड़ जाएगा, उसकी जान बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाएगी सून, ठीक है, जल्द ही। तो ये दो चीज़ें हैं ना इसमें इन्होंने जहन में रखी थी जब ये सारा ये इन्होंने अपना तखमीना लगाया है कि एक तो जो इन्होंने कहा कि जी यो ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस हैं वो क्या है विल ड्रॉप, उनमें क्या है कमी होगी कमिंग मंथ्स में, आने वाले महीनों में, और जो पॉलिटिकल चैलेंज है PTI का, इमरान खान की जो PTI पार्टी है वो क्या है वो फिजल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या सिचुएशन बना रहे हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि देखें जब आप बजट बनाते हो तो आप कहते हो ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, आप प्रोजेक्शन कर रहे होते हो, एस्टिमेशन कर रहे होते हो, वहाँ आपकी प्रोजेक्शन गलत भी साबित हो जाती है। अब यहीं पे वो पूछ रहा है कि जी व्हाट इफ द ऑपोजिशन इज एबल टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन स्ट्रिकन पीपल ऑन टू द रेल्स द ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल डज नॉट रिलेंट। उनके क्या हो अगर जो है ना इन्फ्लेशन स्ट्रिकन पीपल है, जो महंगाई ज़्यादा से मुतासर लोग हैं, वो रोड्स पे आ जाएँ, और या ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल है वो क्या है रिलेंट ना हो, वो कम ना हो, जिस तरह ऊपर हमने देखा वो कहते हैं कि जी ऑयल प्राइसेस में कमी आ जाएगी, और ऐसा ना हो, ठीक है। या वो सारे लोग बाहर आ जाएं वो महंगाई से मुतासर हैं, या इसमें रिलेंट ना हो, इसमें कमी ना हो इसमें सुपर साइकिल में, तो फिर क्या होगा। इन आइदर केस दोनों सूरतों में चांसेस ऑफ रिव्यू ऑफ द बजट कैन नॉट बी रूल्ड आउट करने का जो चांसेस हैं कि रिव्यू किया जाए इस बजट को, इसमें मजीद चेंजेस लाए जाएँ, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, आने वाले 3 से 6 महीनों में। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई बस ये सारे अगले पूरे साल तक जो है ना ऐसा रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा IMF की जानिब से इसमें रिव्यू पॉसिबल हो सकता है। There is no doubt that it is a tough job for the government facing the prospect of default on its debt payments unless it arranges foreign flows soon, much before the next elections in 2023। और इस बारे में कोई शक नहीं कि बड़ी टफ जॉब है गवर्नमेंट के लिए, और सामना कर रही है इस प्रॉस्पेक्ट का, कि इस इम्कान का कि जी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अपने डेट पेमेंट्स पे अगर ये क्या है ना अरेंज करें फॉरेन फ्लोज सून, जल्द ही, ठीक है। और मच बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन है 2023 से बहुत पहले अगर ये अरेंज ना करें, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि जी बट द रूलर्स will have only themselves to blame if they set impractical goals that they are unable to deliver on। लेकिन क्या रूलर्स जो हैं जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ क्या है अपने आप को क्या है ये ओनली दमसेल्स टू ब्लेम का क्या मतलब होता है कि जब आप कहो कि जी आप उस चीज़ के ज़िम्मेदार हो, तो उन्होंने कहा सिर्फ ये रूलर्स हैं वही इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे अगर वो सेट करें इम्प्रैक्टिकल गोल्स। जिस तरह मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी थी, इन्फ्लेशन को लेके, ग्रोथ को लेके और प्राइमरी बैलेंस को लेके, तो वो उन्होंने क्या है इम्प्रैक्टिकल गोल्स सेट किए थे। तो उन्होंने कहा ये यही ज़िम्मेदार होंगे रूलर्स कि जिस तरीके से इन्होंने है ना अगर वो सेट करते हैं इम्प्रैक्टिकल गोल्स दैट दे आर अनेबल टू डिलीवर ऑन, जिसको ये है ना वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इतने ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स रखोगे
तो वो पूरे नहीं होंगे तो यकीनन वो है उससे मसाइल जन्म लेंगे। तो यही आप सबसे बड़ी बात कर रहे थे आफ्टर द बजट में कि हो सकता है कि हमें 4 से 6 महीने में दोबारा रिव्यू देखने को मिले और एक दोबारा हमें महंगाई की नई लहर देखने को मिले। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल था आफ्टर द बजट, इसको कल वाले एडिटोरियल के साथ मिला के पढ़िएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेरा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डेली एडिटोरियल वीडियो के लिए, डॉन हाइलाइट्स और पीडीएफ्स के लिए। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ चार्जेस हैं। तो इसको आज मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि जी वीडियो हमें सैम्पल के तौर पर दिखा दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता, हर किसी को व्हाट्सएप पे भेजो। तो मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड पे है ना वो वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, लेकिन रोज़ की रोज़ जो होती हैं वो हम सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।